13 मई 2025 साउथ कश्मीर के शोपिया जिले का सुकू केलर जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे कुछ बड़ा छिपा हुआ था। पिछले कई दिनों से साउथ कश्मीर की दीवारों पर TRF आतंकियों के पोस्टर लगे हुए थे। हर पोस्टर पर 20-20 लाख रुपए का इनाम लिखा था। सुरक्षा एजेंसियां लगातार उन चेहरों की तलाश में थीं जिन्होंने पहलगाम और दानिश रिजॉर्ट जैसे खूनी हमलों से पूरे देश को दहला दिया था। फिर एक रात अंधेरे में एक आदमी राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पहुंचा। साहब, खबर पक्की है। शोपिया के शुक्रू केलर के घने जंगलों में कुछ हलचल हुई है। वहाँ कुछ लोग भारी हथियारों के साथ देखे गए हैं। बस इतनी खबर काफी थी। कुछ ही मिनटों में सेना, CRPF, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आ गई। पूरा जंगल चारों तरफ से घेर लिया गया। सुबह ठीक 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। जवान धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। तभी अचानक खामोशी को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकियों को समझ आ चुका था कि अब बच निकलना नामुमकिन है। एक विशाल पेड़ के पीछे छिपा एक आतंकी अपने पाकिस्तानी हैंडलर से आखिरी बार बात कर रहा था और अगले कुछ मिनटों में सुकू केलर का जंगल गोलियों, बारूद और चीखों से भरने वाला था। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये उन बेगुनाह लोगों के खून का हिसाब था जिनकी जिंदगी आतंकियों ने छीन ली। ये था इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का वो मिशन जिसने TRF की कमर तोड़ दी। ये था ऑपरेशन केलर। 8 अप्रैल 2024 कश्मीर के शोपियान जिले में मुगल रोड पर बसा हीरपुरा इलाका। इसी इलाके में एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत रिजॉर्ट, दानिश रिजॉर्ट। ये वो जगह है जहां दूर दूर से लोग शहरों की भीड़ से भागकर सुकून के चंद पल बिताने आते हैं। रात के करीब 8:35 हो रहे थे। रिजॉर्ट के डाइनिंग एरिया में कुछ टूरिस्ट आराम से बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। इन टूरिस्ट्स के बीच में दिल्ली से आए 45 साल के दिलरंजन सिंह भी बैठे हुए थे। वो पेशे से एक ड्राइवर थे और 2 विदेशी मेहमानों को कश्मीर की वादियां घुमाने लेकर आए थे। उनके साथ टेबल पर जर्मनी से आए 2 टूरिस्ट अली अरमान और सिली रेबर भी मौजूद थे। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और कश्मीर की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। तभी रिजॉर्ट के बाहर के घने अंधेरे में से 2 आतंकवादी चुपचाप आगे बढ़े। आज इन शिकारों को ऐसी मौत दो कि कोई भी गैर यहाँ आने से पहले 1000 बार सोचे। उन्होंने रिजॉर्ट के अंदर कदम रखा और बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे और बेकसूर टूरिस्ट्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां भागे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। इस भयानक गोलाबारी के बीच दिल्ली के ड्राइवर दिलरंजन सिंह गोलियों का निशाना बन गए। वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। जर्मन टूरिस्ट्स की तरफ भी गोलियां आई थीं, लेकिन किस्मत से वो किसी बड़े नुकसान से बच गए। आतंकवादी अपना खौफनाक काम पूरा करने के बाद वहां से भाग गए। कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पहुंच गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया और घायलों को तुरंत मदद दी गई। रिजॉर्ट में हुए इस खूनी खेल के पीछे जिस इंसान का दिमाग था वो कोई मामूली अपराधी नहीं था। उसका नाम था शाहिद कुटे। वो 2002 से ही कश्मीर की वादियों में आतंक फैला रहा था। साल 2023 के मार्च महीने में उसे लश्कर के अंदर एक बड़ा मुकाम मिला और वो कैटेगरी A का आतंकवादी बन गया। उसके साथ इस हमले में हरीश नासिर भी शामिल था, जो पुलवामा का रहने वाला था। लेकिन इस हमले की असल कमान जिसके हाथ में थी वो था TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर का बनाया हुआ एक संगठन था। इनका मकसद कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी वहां के टूरिज्म को पूरी तरह से तबाह करने का था। वो चाहते थे कि कश्मीर में बाहर से कोई भी आम इंसान काम करने या घूमने ना आए। उनका इरादा था कि लोगों के दिलों में इतना डर बिठा दिया जाए कि कश्मीर का नाम सुनते ही लोग कांपने लगे। दानिश रिजॉर्ट पर हमला उसी खौफनाक साजिश की पहली शुरुआत थी। अप्रैल 2024 शोपियान के वांडूना इलाके का एक लड़का सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर आता है। उसका नाम था अदनान शाफी डार। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था। बाहर से देखने में वो एक सीधा सा लड़का लगता था, लेकिन उसके अंदर आतंक का बीज बोया जा चुका था। वो शाहिद कुटे के संपर्क में था। सिक्योरिटी फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को जब इसकी भनक लगी तो उनकी टीम अदनान के घर पहुंच गई। उसे पूछताछ के लिए 5 दिन के लिए हिरासत में लिया गया। एजेंसियों को पूरा शक था कि दानिश रिजॉर्ट में हुए खून खराबे में इस लड़के का कोई ना कोई हाथ जरूर है। लेकिन पूछताछ के दौरान भी उसने अपनी मासूमियत का नकाब नहीं हटाया। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हमें पता है तुम क्या कर रहे हो अदनान। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सच बता दो वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अदनान चुप रहा। उसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई पछतावा। कानून के हाथों में बंधे होने के कारण और पक्के सबूत ना मिलने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को उसे छोड़ना पड़ा। उन्हें उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर एक बड़ा खतरा बनने वाला है। 18 मई 2024 दानिश रिजॉर्ट के हमले को हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता था।
शोपियान का हीरपुरा इलाका एक बार फिर से दहल उठा। इस बार निशाना कोई बाहरी टूरिस्ट नहीं था, इस बार निशाना कश्मीर का ही एक बेटा था। उनका नाम था एजाज अहमद। वो हीरपुरा के पूर्व सरपंच थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। शाहिद कुटे ने दिन दहाड़े एजाज अहमद पर गोलियां बरसा दी और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में एक बार फिर से दहशत फैला दी। लोग डरे हुए थे। इसके बाद शाहिद कुटे को पकड़ने के लिए जाल बिछाने शुरू कर दिए गए। अक्टूबर 2024। उधर वो कॉलेज का लड़का अदनान शाफी डार, जिसे सबूत ना होने पर छोड़ दिया गया था, 18 अक्टूबर को अचानक अपने घर से गायब हो गया। वो सुबह घर से निकला और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसके परिवार वाले उसे ढूंढते रहे। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि उसने पूरी तरह से आतंक का रास्ता चुन लिया है। वो TRF का एक्टिव मेंबर बन चुका है। जिस दिन उसने आतंक की दुनिया में कदम रखा, उसी दिन उसने अपना पहला खून किया। ये उसका पहला टेस्ट था। शोपियान के वाची इलाके में मक्के के खेतों में एक गरीब मजदूर चुपचाप जमीन से भुट्टे बीन रहा था। अदनान वहां पहुंचा और बिना किसी रहम के उस गरीब मजदूर पर गोलियां चला दी। इस हत्या ने अदनान को पूरी तरह बेरहम बना दिया था। अब वो एक खतरनाक कातिल बन चुका था। इन घटनाओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर ला दिया। सर्च ऑपरेशन बहुत तेज कर दिए गए। दिसंबर 2024 में इसी अभियान के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली। एक जबरदस्त मुठभेड़ में लश्कर का एक बहुत बड़ा कमांडर जुनैद अहमद भट्ट मारा गया। जुनैद वो दरिंदा था जिसने गांदरबल में 6 मजदूरों और एक डॉक्टर को गोलियों से छलनी कर दिया था। उसका मारा जाना TRF की कमर तोड़ने जैसा था। जुनैद के मारे जाने के बाद TRF के आका बौखला गए थे। उन्हें इस मौत का बदला लेना था। शाहिद कुटे एक बार फिर बिल से बाहर निकला। 3 फरवरी 2025 कुलगाम के बेही बाग इलाके में हमारी टेरिटोरियल आर्मी के एक बहादुर जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। शाहिद कुट्टे ने घात लगाकर पीछे से उन पर कायरों की तरह हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में देश का वो वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हो गया। दानिश रिजॉर्ट, सरपंच एजाज अहमद और अब ये तीसरा बड़ा कत्ल। शाहिद कुट्टे अब एक ऐसा खतरा बन चुका था जिसे जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कसम खा ली थी कि अगले कुछ महीनों के अंदर इस आतंकवादी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। शाहिद कुटे अब भारत का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका था। मार्च के महीने में हंडवाड़ा में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर को 2025 का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन माना गया। इसमें लश्कर का एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी कमांडर मारा गया जो काफी समय से कश्मीर में रहकर TRF के ऑपरेशन संभाल रहा था। वो नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेल रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस के जॉइंट ऑपरेशन ने उसके नापाक इरादों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वही दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, वो भी AI की मदद से, तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। अभी इस कोर्स पर 50% का लिमिटेड ऑफर चल रहा है। ये ऑफर सिर्फ पहले 100 यूजर्स के लिए, तो देर मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। 22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जिसे भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। पहलगाम से करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ों और देवदार के पेड़ों के बीच बसी एक बहुत ही खूबसूरत जगह बेसारन वैली। इसे टूरिस्ट्स का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ हमेशा एक मेला सा लगा रहता है। 5 लोग जो पूरी तरह सेना की वर्दी में थे घाटी में दाखिल हुए। उनके हाथों में खतरनाक M4 कार्बाइन और AK-47 राइफलें थी। उन्हें देखकर पहले तो लोगों को लगा कि ये सेना के जवान हैं। इनमें से एक था हाशिम मूसा, जो कभी पाकिस्तानी फौज का हिस्सा हुआ करता था। उन लोगों ने निहत्थे टूरिस्ट्स को घेर लिया। वहां एक बहुत ही खौफनाक मंजर शुरू हो गया। वो लोगों के पास जाते और उनसे उनके धर्म के बारे में पूछते। जो मुसलमान नहीं थे उन्हें लाइन में खड़ा करके बेरहमी से गोली मार दी जाती। वहां 28 बेगुनाह आम नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस खौफनाक नरसंहार की जिम्मेदारी TRF ने बड़े ही फक्र के साथ ली। इस हमले के बाद पाकिस्तान के रावलपिंडी में बैठा TRF का सुप्रीम कमांडर शेख सज्जाद गुल पूरी दुनिया की नजरों में आ गया। ये वही इंसान था जो कभी कश्मीर की गलियों में घूमता था और अब सीमा पार बैठकर आतंक फैला रहा था। पहलगाम हमले का गुस्सा पूरे देश में फैल चुका था। हर कोई उन मासूमों की मौत का हिसाब मांग रहा था। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने अब साफ कर दिया था कि आतंक के साथ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अथॉरिटीज ने अब अपना कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया था। 26 अप्रैल तक शाहिद कुटे, आदिल अहमद ढोकर और उन सभी आतंकवादियों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए जो इन हमलों में शामिल थे। अब वक्त आ गया था सरहद पार बैठे उन आकाओं को सबक सिखाने का जो इन सांपों को पाल रहे थे। एक बहुत बड़ा मिशन प्लान किया गया। 7 मई 2025 की वो ऐतिहासिक रात भारत ने एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस बार हमला जमीन से नहीं बल्कि आसमान से होने वाला था। स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो जैसी सुपर डिस्ट्रक्टिव क्रूज मिसाइल्स ने सटीक निशाना लगाते हुए पाकिस्तान के अंदर बने लश्कर, जैश और हिजबुल के ट्रेनिंग कैंप्स को कुछ ही सेकंड में मिट्टी के ढेर में बदल दिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने पूरा ध्यान रखा कि किसी भी पाकिस्तानी आम नागरिक को नुकसान न पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर भारत का वो जवाब था
जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। सरहद पार सफाई हो गई थी, लेकिन घर के अंदर छुपे हुए उन चूहों का शिकार करना अभी बाकी था, जिन्होंने पहलगाम और दानिश रिजॉर्ट में गोलियां चलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 6 दिन बाद 13 मई 2025 को भारत के सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन लॉन्च किया। इसका नाम था ऑपरेशन केलर। ये ऑपरेशन उन आतंकियों को खत्म करने के लिए था जो अब तक बचते फिर रहे थे। साउथ कश्मीर के हर चौराहे और हर दीवार पर टीआरएफ के आतंकवादियों के पोस्टर लगे हुए थे। उन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया। पैसे के वादे ने अपना काम किया। रात के अंधेरे में एक आदमी छिपता हुआ राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में पहुंचा। क्या खबर लाए हो? मुझे कोई झूठी कहानी नहीं चाहिए। साहब, खबर पक्की है। शोपिया के शुक्रू केलर के घने जंगलों में कुछ हलचल हुई है। वहां कुछ लोग भारी हथियारों के साथ देखे गए हैं। बहुत खूब, अगर तेरी ये खबर सच निकली तो 20 लाख तेरे। खबर पक्की थी। जंगलों में लश्कर और टीआरएफ के 3 बड़े आतंकवादी छुपे हुए हैं। ये कोई आम आतंकवादी नहीं थे। इनमें से एक वो था जो पहलगाम हमले में कातिलों को हथियार और रुकने की जगह दे रहा था, और दूसरा था दानिश रिजॉर्ट का मास्टरमाइंड शाहिद कुट्टे। इनके साथ वही कॉलेज का लड़का अदनान शाफी डार भी मौजूद था, जो अब एक खतरनाक आतंकी बन चुका था। इस खबर के मिलते ही सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर केलर के जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया था। सुबह ठीक 8 बजे ऑपरेशन केलर शुरू हो गया। सुकू केलर का जंगल इतना घना था कि वहां दिन में भी रात का एहसास होता था। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां किसी को भी छुपाने के लिए काफी थी। वहां देखना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हमारे जवानों ने चुपचाप पूरे जंगल के हर बाहर निकलने वाले रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया। जवानों की टुकड़ियां सावधानी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। आतंकियों को समझ आ गया था कि उनके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उन्होंने घबराहट में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक विशाल पेड़ के पीछे छिपा शाहिद कुट्टे अपने पाकिस्तानी हैंडलर से रेडियो सेट पर बात कर रहा था। भाईजान, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। फोर्स ने पूरा जंगल घेर लिया है। गोलियां बारिश की तरह आ रही हैं। हम बच नहीं पाएंगे। आखिरी गोली तक लड़ना, हथियार मत डालना। पीछे हटे तो जहन्नुम मिलेगा। उन्हें भी अपने साथ ले जाना। लेकिन सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के बीच जो तालमेल था वो बेमिसाल था। उन्होंने बिना कोई समय गवाए पलटवार किया। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिना डरे आगे बढ़कर बिल्कुल करीब जाकर गोलियां चलाई। कुछ ही मिनटों की उस खौफनाक जंग के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। जब बारूद का धुआं छटा तो जमीन पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। पहला था अदनान शाफी डार, वो लड़का जिसने पढ़ाई छोड़कर वाची के एक गरीब मजदूर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दूसरा था शाहिद कुट्टे, वो दरिंदा जिसने दानिश रिजॉर्ट से लेकर बीजेपी सरपंच और सेना के जवान के खून से अपने हाथ रंगे थे। और तीसरा था एहसान उल हक शेख, जिसने पहलगाम के कातिलों की मदद की थी। इन तीनों के पास से भारी मात्रा में AK-47, दर्जनों मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और वायरलेस सेट बरामद हुए। शाहिद कुट्टे का मारा जाना टीआरएफ के लिए एक ऐसा झटका था जिससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। ऑपरेशन केलर की सफलता ने भारतीय सुरक्षा बलों के अंदर नया जोश भर दिया था, लेकिन ये अभियान लगातार चलने वाला था। जब तक आखिरी आतंकी खत्म नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई रुकने वाली नहीं थी। ठीक 2 दिन बाद 15 मई 2025 को सुरक्षा बलों ने अपनी रफ्तार को बरकरार रखते हुए एक और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसका नाम था ऑपरेशन नादिर। इस बार खुफिया एजेंसियों के राडार पर था पुलवामा का नादिर त्राल इलाका। खबर पक्की थी कि इस इलाके के जंगलों में 3 और आतंकवादी छुपे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें से एक आतंकवादी सीधे तौर पर पहलगाम हमले के नरसंहार में शामिल था। वो उन 5 कातिलों में से एक था जिन्होंने बेसारन वैली में निहत्थे टूरिस्ट्स पर गोलियां बरसाई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही सुरक्षा बलों की भारी तादाद ने नादिर त्राल इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। फौजी जंगल के चप्पे चप्पे को छान रहे थे। जैसे ही जवानों की टुकड़ी जंगल के एक घने हिस्से के करीब पहुंची, उन्हें झाड़ियों के पीछे हलचल दिखाई दी। आतंकवादियों ने खुद को घिरता हुआ देखकर भारी गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सामने भारतीय सेना खड़ी थी जो पीछे हटना नहीं जानती। जवाबी कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि आतंकवादियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही देर की भयानक मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इन मारे गए आतंकवादियों में सबसे बड़ा नाम आसिफ अहमद शेख का था। ये वही आसिफ था जिसका नाम पहलगाम हमले में सबसे आगे आया था। इसके अलावा आमिर नजीर वाणी और यावर अहमद भट्ट को भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ये तीनों भी उसी खूंखार लश्कर और टीआरएफ से जुड़े हुए थे। ऑपरेशन केलर और ऑपरेशन नादिर के जरिए इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीआरएफ की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। उनके कमांडर्स और हथियारों को चुन चुन कर मार दिया गया।
दानिश रिसोर्ट की उस खूनी रात से लेकर पहलगाम के उस काले दिन तक का सारा हिसाब चुकता किया जा रहा था। आज भी कश्मीर के इन जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के एनकाउंटर्स लगातार जारी है। आतंकवाद के खिलाफ ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है।